आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे नौजवान से जिसने अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम मसलों के लिए वक्फ़ कर दिया। शुमाली दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला लखिंदर, जिन्होंने समाजियात में मास्टर्स की तालीम हासिल की, गुज़िश्ता 10 बरसों से क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में सरगर्म हैं। लखिंदर मुकामी हुकूमत के नुमाइंदों जैसे MLA और कौंसलर वगैरह के साथ मिलकर इन्वायरमेंट पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं ताकि अवामी सतह पर मुस्बित तब्दीली लाई जा सके। आइए इस्तकबाल करते हैं लखिंदर जी का। लखिंदर जी, हमारे शो यंग आइकन में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। लखिंदर जी, आपने सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर आपने काम शुरू किया। इसकी असल वजह क्या थी? इतनी कम उम्र में ये कैसे ख्याल आया कि इन्वायरमेंट को हमारे ख़तरा है? जब मैं स्कूल पढ़ा करता था तो हमको हमारे अधिकारों के बारे में बताया करते थे, और जब मैं एक संस्था से जुड़ा था तो उस टाइम पे हमें बाल अधिकार के बारे में बताया करते थे जी और उसमें से जो पहला अधिकार है वो जीवन जीने का अधिकार, जी जो हम सब जानते हैं। बच्चों का जो पहला अधिकार माना जाता है, जो यूएनओ ने भारत में उस पर साइन करा, वो जीवन जीने का अधिकार। अब जब इन्वायरमेंट और जीवन जीने का अधिकार की बात आती है तो दोनों ही आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि कैसे एयर पोल्यूशन की वजह से बच्चे के ऊपर शारीरिक मतलब उनकी मानसिक के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर उनकी मृत्यु हो रही है। हम देखते हैं कैसे बाढ़ के वजह से लोग उसमें मर जाते हैं, बच्चे उसमें मर जाते हैं। तो ये सब चीजें बच्चों के अधिकार, जो जीवन जीने का अधिकार को हनन कर रहा है। एयर पोल्यूशन की छुट्टियां मिल रही है हमको। पहले हम गर्मी की छुट्टियां लेते थे, सर्दियों की छुट्टियां लेते थे, लेकिन अब हमको एयर पोल्यूशन की छुट्टियां मिल रही है। तो ये सब चीजें थी, बच्चों के अधिकार का जो हनन हो रहा था, ये सब चीजों ने मुझे आकर्षण करा। और सबसे जरूरी चीज है जीवन जीना। अगर हम जिएंगे नहीं, हम पढ़ेंगे कैसे, हम जॉब कैसे करेंगे, हम खेलेंगे कैसे, हम कूदेंगे कैसे? तो जीवन जीना एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसी चीज ने मुझे इतना प्रेरित किया कि नहीं, हमको पर्यावरण पर और क्लाइमेट जैसे मुद्दों पर काम करना चाहिए। और हम 2016 से भी पहले से मैं 15-14 से मैं शुरू करा काम करना एज अ यंग लोग, एज अ बच्चे, कुछ यूथ ग्रुप मिलाकर हम लोगों ने अपने समुदाय के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन पे काम करना शुरू करा था। तो ये सब चीजें मुझे प्रेरित करी थी। तो वो जो शुरुआती दौर के आपके काम थे, क्या आपके दिमाग में खुद अकेले ये बात आई, आपने कोई ग्रुप फॉर्म किया या किसी सीनियर का आपने सहारा लिया था? शुरुआत में किया क्या था आपने? मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ था, मतलब चौथी क्लास एक संस्था से जुड़ा रहा। जी जी वहां पर मैंने अपनी रेडीमेड सेंटर, जो पढ़ाई होती ट्यूशन सेंटर, वहां से मैंने पूरी करी थी। वहां मैं जाता था और वहां पर हमको सिखाया जाता था बाल अधिकार के बारे में। जी और जी उसके अंदर हमको पर्यावरण के बारे में बताया जाता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट हमारे लिए कितना जरूरी है, आसपास की हवा, पानी, ये सब क्यों हमारे लिए जरूरत है। तो वहां पर हमने अपने एक समुदाय में अपने एक ग्रुप बनाया था, यूथ ग्रुप। तो उसी ग्रुप से हमने अपने मुद्दे आइडेंटिफाई करना शुरू करा। वार्तालाप करते थे महीने में एक बार बैठ के, और क्या प्रॉब्लम है हमारे एरिया की, सैनिटेशन की क्या इश्यूज है, प्लास्टिक किस तरह से बढ़ रहा है। एक ग्रुप के थ्रू हम लोगों ने काम शुरू करा। और मैं आपको बता दूं, मैं जब 10th क्लास में था तो हम लोग ने अपने एरिया का एक, जहाँ हमारा छठ पूजा बनता था, तो छठ पूजा से पहले हमारी सारी जो कमेटीज होती है वो साफ करती है उस जगह को, लेकिन छठ पूजा के बाद उसको कोई साफ नहीं करता। और वो मेरे एरिया का एकमात्र पानी का स्रोत था, ग्राउंड लेवल वाटर का स्रोत था, जिसको हम हमेशा गंदा करते थे। तो उसको हम लोगों ने 2015 के शुरुआत में, जब छठ पूजा आती है, उस टाइम पे हमने उसको क्लीन करा। और हमारे काम को हमारे जो एरिया के MLA, उसने भी सराहना दी। और उसमें अब वो क्या करते हैं कि छठ पूजा होने के बाद और छठ पूजा होने से पहले उस जी पोर्ट की सफाई करवाते हैं। जी जी ठीक है जी, बहुत ही अच्छी आपकी शुरुआत थी। बहुत अच्छा आपने जो है कदम उठाया। जो कच्ची उम्र होती है कि जहाँ सिवाय खेलने कूदने के कुछ और जहन में नहीं आता पढ़ाई के अलावा, आपने एक सोशल कॉज को ध्यान में रखते हुए, उसको संजीदगी से लेते हुए आपने उस पर कदम आगे बढ़ाया और आज आप लखिंदर बन गए हैं। आपकी पहचान एक बहुत बड़ी पहचान बन गई है। प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ और दिल्ली तेरी यमुना मैली जैसे जो स्लोगन हैं, आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश आया? दिल्ली के अंदर क्या बड़ा चैलेंज दिखा आपको? जो आपने ये दो नाम लिए, ये हमारे बहुत बड़े कैंपेन, जो अपने यूथ नेटवर्क, जिसका नाम हम दिल्ली यूथ नेटवर्क के नाम से हम बोलते हैं,
जी। और उसके जरिए चल रहा है पिछले 5 सालों से, ये दोनों कैंपेन को हम चला रहे हैं, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ एंड दिल्ली तेरी यमुना नहीं। जी। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है हमारे लिए, सिविक सेंस जी। और जो मेंटालिटी है टुवार्ड्स कि यमुना सिर्फ एक नदी को आज लोग नहीं मानते, उसको एक कूड़े का ढेर बनाया गया है। जी। और जैसे हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर सिर्फ एकमात्र नदी है और पानी का सोर्स एकमात्र है, वो हमारी यमुना जी है, जी। जिसको आज हम लोगों ने नाला बना दिया। बिल्कुल। तो चैलेंजेस ये है कि लोग को, हम जब जाते हैं वहां पर काम करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, हर महीने के तीसरे संडे को हम लोग जाते हैं, और वहां पर हम लोग ने हमेशा देखा कि वहां पर जो आइडल्स की मूर्तियां हैं, प्लास्टिक की तस्वीरें हैं, चुन्नियां हैं, कपड़े हैं, सब चीजें आस्था के नाम पर जो हम लोगों ने नदियों को गंदा करा गया है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जी। और दूसरा जो हमारा कैंपेन प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ, इस टाइम पर मतलब आप मानेंगे नहीं, दिल्ली के अंदर 3.5 करोड़ मिल्क पैकेट हर रोज जनरेट होते हैं और सारा लैंडफिल में जाता है। अच्छा। सारा का सारा लैंडफिल, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्लास्टिक सभी जानते हैं कितना खतरनाक, लेकिन उसमें जो मिल्क पैकेट है जी। वो हर रोज इतना जनरेट होता है और सारा वो लैंडफिल में जाता है, नालियों में जाता है, यमुना नदी में जाता है। ये सोच के साथ हमने शुरू करा कि हम इस मिल्क पैकेट को हम रिसाइकल करवाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो ये मिल्क पैकेट होता है, इसको जो रिसाइकलर होता है वो साफ सुथरा लेता है, मतलब वो क्लीन होना चाहिए। बट लोग क्या करते हैं, उसको फाड़ कर ऐसे ही रख देते हैं और वो रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो ये चैलेंज ये है कि, और लोगों को पहले आप देखिएगा, पहले खुला दूध मिलता था, आज भी खुला दूध मिलता है। आप मदर डेयरी पे जाएंगे आपको खुला दूध मिला जाएगा, लेकिन लोगों को पैकेट वाला ही दूध लेना है। तो ये चैलेंज है कि सिविक सेंस, थोड़ा सा मेंटालिटी है कि अगर हम प्लास्टिक को जनरेट करेंगे, हम प्लास्टिक का यूज करेंगे, तो हमारे शरीर पर क्या फर्क पड़ेगा लोगों को नहीं पता जी। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड कलेक्शन, मिल्क पैकेट कलेक्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पूरे दिल्ली के अंदर हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो हमको आने जाने में, क्योंकि मैं खुद एक जॉब करता हूँ, ये हमारा एडिशनल काम है, पर्यावरण को लेकर हम अलग से करते हैं। सारे युवा है 20 से 25 साल की उम्र तक की, सब जॉब करते हैं, सबका अपना काम है, सब पढ़ाई करते हैं, और फिर ले जाना, मिल्क पैकेट को कलेक्ट करना, वो एक बड़ा चैलेंज है कि हम अपना किराया कैसे निकालें। कुछ युवा हमारे पढ़ते भी हैं, तो उनको पॉकेट बनी उनके खाने पीने के लिए मिलती है, लेकिन वो सारा पैसा अपने इस पर्यावरण को बचाने में लगा रहे हैं और मिल्क पैकेट को कलेक्ट करते हैं। आप एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, लखिंदर तो एक नाम है लेकिन उनके साथ एक टीम भी है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली की इतनी बड़ी आबादी कि जो रोज़ाना आपने बताया भी 3.5 करोड़ जो पैकेट्स वाली बात है, तो क्या लगता है आपका अपना ग्रुप इतने बड़े लेवल पे हो रहे जो ये पोल्यूशन है उसको किस हद तक कंट्रोल कर सकता है, और क्या ज़रूरतें हैं सरकार से, आपको क्या मदद दरकार है? देखिए, मैं हमेशा अपने किसी भी इंटरव्यू में या फिर जब भी मैं किसी युवाओं से बात करता हूँ, तो मैं एक स्लोगन जरूर बोलता हूँ, एकदम से क्रांति नहीं आती, लेकिन एक दिन क्रांति जरूर आई। तो जब हमने मिल्क पैकेट की शुरुआत करी थी, तो हमको महीने के अंदर 4 से 5 केजी ही हमको कलेक्शन हमारा हो पाता। बट हमारे युवाओं ने, हमारे यूथ ने अपना मोटिवेशन नहीं खोया और अलग अलग तरीके ढूंढे कि हम कैसे मिल्क पैकेट का कलेक्शन और बढ़ा सकते हैं। वी अप्रोच सोशल मीडिया, वी अप्रोच सम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हमने उनको अप्रोच करा, और आज हमारे पास हर महीने कम से कम 90 से 80 केजी मिल्क पैकेट हर महीने हम लोग कलेक्ट करते हैं, और सारा मिल्क पैकेट हम रिसाइकिल करवा। बहुत अच्छा। तो ये मतलब हमारे यूथ ने, आपको दिल्ली बहुत बड़ी है और दिल्ली बहुत दूर भी है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं है कि हम उसको हम पा नहीं सकते। हम एक दिन जरूर, ये हमारा सपना है कि हम दिल्ली को एक पूरा प्लास्टिक फ्री दिल्ली बना के रखें। एंड हमारा इसमें जो जद्दोजहद है, जो कोशिश है, वो चल रही है और चलती रहेगी। अगर हम बात करें पोल्यूशन की, तो दिल्ली में बहुत तरह का पोल्यूशन है, और सिर्फ बात दिल्ली की ही नहीं है, लेकिन क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो हमें इसको एक मॉडल बनाना है ताकि हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स जो हैं उसको भी ये नज़र आ सके कि दिल्ली ऐसा कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन चीज़ें बिल्कुल उसके विपरीत हैं, उसके अपोजिट हैं कि दिल्ली का सबसे बुरा हाल है, चाहे पानी का पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, या फिर इस तरह का पोल्यूशन जो कूड़े के ज़रिए होता है। आपने अभी एक बात कही थी, दिल्ली में एकमात्र स्रोत है दिल्ली वालों को पानी मिलने का, वो है जमुना। जमुना जिसे हम हिंदू मज़हब के हिसाब से अपनी माँ भी मानते हैं,
गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती तो लुप्त ही हो गई हैं। अब ले दे कि हमारे पास गंगा हैं और जमुना है। गंगा तो है लेकिन जमुना भी अगर जो बज़ाहिर हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो भी कहीं ना कहीं लुप्त होने के कगार पर ही है। आपको क्या लगता है सरकार को किस सख्ती से इस मामले में कदम उठाना चाहिए, ख़ासकर पानी के पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो? अगर मैं सरकार की बात करूँ तो 2-3 चीजें जो मैं हमेशा डिमांड करता हूँ, खासकर यमुना नदी को बचाने के लिए। एक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। और हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली का एसटीपी है वो फंक्शनल नहीं, चाहे हम कितना भी करें। दिल्ली में हमारे बहुत एसटीपी है, मुझे भी उसका नंबर याद नहीं है जी। और उस आउट ऑफ दैट सिर्फ 2 से 3 एसटीपी जो चालू है, बाकी कोई भी एसटीपी चालू नहीं। तो हम लोगों ने यमुना को सीवेज ट्रीटमेंट और सीवेज का एक जरिया बना दिया। हम अपना सारा मल मूत्र यमुना में डाल दें। हमारे ट्रीटमेंट प्लांट ही ठीक नहीं है तो हम यमुना को कैसे ठीक करेंगे? तो सरकार से मेरी यही अनुरोध रहेगी, खासकर दिल्ली सरकार से, कि वो जितना हो सके एसटीपी पे काम करिए, एसटीपी को रिनोवेट करिए, उसको दोबारा से ठीक करिए, उसको चालू करवाइए। मैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जाता हूँ और मैंने कई एसटीपी देखे हैं। अब पानी देखिए, झाग के पानी आ रहा है सारा, कोई ट्रीटमेंट होकर पानी नहीं आ रहा, तो ये सारा यमुना नदी में जा रहा है। तो एक मेरी सरकार से यही डिमांड रहेगी कि भाई आप एसटीपी को ठीक करिए, एसटीपी को दोबारा से रिनोवेट करिए, ताकि हमारा जो यमुना में जो पानी वो ट्रीटमेंट होकर आए, ना कि जहरीला पानी उसके अंदर आए। सेकेंड चीज, जो पानी की जो क्वालिटी में बढ़ाने के लिए हमेशा मैं मानता हूँ कि सरकार को, खासकर दिल्ली जल बोर्ड को, जो रिसेटलमेंट कॉलोनीज है, जैसे बहुत सारी ऐसी जो पुनर्वास कॉलोनीज है, वहां पर आप लोगों ने फ्री पानी तो दे दिया, लेकिन आप लोगों ने टैप तो नहीं लगाया। आप सुबह सुबह देखिए, जहां मैं रहता हूँ वहां पर सुबह सुबह जब पानी आता है तो वो खुला ही रहता है पूरा पानी। आपने पानी का कनेक्शन दिया, लेकिन उसके जो पूरे कनेक्शन को आपने सही से करा नहीं, पूरा पानी ऐसे बर्बाद होता रहता है सुबह और शाम। तो उसको आप दिल्ली जल बोर्ड को थोड़ा ध्यान में रखना होगा और थोड़ा आप फाइन को बढ़ाइए। अगर कोई पानी की बर्बादी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप फाइन को जरूर बढ़ाइए। मैं मानता हूँ कि हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम फाइन दे पाए, लेकिन जब तक आप कड़े रूल, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाएंगे तो हमारा पर्यावरण नहीं बच पाएगा, हमारा पानी नहीं बच पाएगा। आज ग्राउंड लेवल वाटर कितना नीचे गिर चुका है हम सबको आइडिया नहीं है, इतना नीचे गिर चुका है। जब मैं हमारे घर पे हैंडपंप लगा था तो हमको 60 फीट पानी मिल गया था, लेकिन आज की डेट में 350 फीट भी जाते हैं तब भी हमको पानी नहीं मिलता। एक ग्राउंड लेवल वाटर हमारा कितना गिर चुका है। एंड सरकार को ये भी करना चाहिए कि जो उनकी ग्राउंड जो पानी आता है, जो धरातल में पानी आता है, उसको कैसे हम लोग एक सिंचाई का एक अच्छा जरिया बनाए। आप पक्के सड़क तो बना रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमको ऐसी चीजें बनानी चाहिए जिसमें बारिश का पानी हो ग्राउंड पे जाए, ग्राउंड ताकि हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर का जो वो है बढ़े। तो इस तरह की कुछ संरचनाएं बनानी चाहिए, कुछ स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, कड़े रूल। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि देश शुड बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन एंड सम स्ट्रिक्ट फाइन टुवर्ड्स दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, व्हिच आई रियली बिलीव। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। शायद जीवन मतलब जी 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 आप बोलिए। मतलब अगर हमको जीना है तो हमको पानी चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। आज हम 40 रुपए का पानी ले रहे हैं, 20 रुपए का पानी ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए संकट ही है। बैंगलोर के अंदर पूरा पानी की इतनी तंग है, वहां पर एक कोई इंसान गाड़ी धो रहा था तो उस पर केस हो गया। तो आप समझ सकते कि पानी की कितनी किल्लत है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें आप सही कह रहे हैं। और शायद हम सभी लोग, हुकूमत भी और हम भी, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि दिल्ली से पानी लुप्त हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद ही कुछ हम पर्सनल लेवल पे भी कदम उठाएंगे, लोग मतलब एहतियात करेंगे। और हुकूमत भी शायद तभी जाकर सख्त होगी जब पूरी तरह से पानी ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली का जो दारोमदार है पानी पर, अगर पानी नहीं बचा, और शायद उसी मोड़ पे हम आ चुके हैं जहां अगले कदम पे पानी ख़त्म है दिल्ली से, अगर दिल्ली जल बोर्ड पानी सप्लाई ना करे तो, क्योंकि पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है। पोल्यूशन की बात चल रही थी, आप की एक सोच पैदा हुई 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, जो नौजवान यूथ है हमारा, आप उसको अपने साथ लाने के लिए कोई कैंपेन चलाते हैं, लोगों को अपने साथ लाने के लिए कैंपेन चलाते हैं, और कितनी ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की इस मामले में? अपने युवाओं को और युवाओं को जोड़ने के लिए कुछ वॉलंटियर बेस्ड कैंपेन चलाया है, ऑनलाइन कैंपेन चलाया कि दिस इज आवर एक्टिविटीज, और ये हम लोग इस तरह काम करते हैं। तो आप वॉलंटियर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े। हम सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं इस मामले में, क्योंकि मैं अकेला पूरी दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन मेरी एक आईडी, मेरा एक फेसबुक आईडी पूरे दिल्ली में क्या पूरे भारत में जा सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम
जितना हो सके अपने सोशल मीडिया जो ऐप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का इस्तेमाल करें और युवाओं को अपने साथ जोड़े। हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे जो युवा है किस किस जगह पे रहते हैं, वहाँ के लोगों को हम इनवाइट करें, प्रोग्राम के अंदर बुलाए। हम लोग यमुना संवाद करते हैं, यमुना पे बैठ के बात करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और जो इन्वायरमेंट की, जो पर्यावरण की जो समस्या है उस पर बात करिए। हमारे जो यूथ है, दिल्ली के 5 जगहों पर है, 5 से 6 जगहों पर है, उन सभी जगहों से हम लोग युवाओं को इनवाइट करते हैं। और हम लोग लाइव सेशन के थ्रू, अपने फेसबुक लाइव सेशन के थ्रू औरों को भी बोलते हैं और दिल्ली वासियों को बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ काफी लोग जुड़ रहे हैं। पहले हम हमारे साथ जब हमने ये जो यूथ ग्रुप शुरू करा था, उस टाइम पे करीबन करीबन 100 या 150 के आसपास थी, बट अभी हमारे पास अच्छा खासा नंबर है, करीबन 500 से प्लस युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर काम कर। अच्छा लखिंदर, जिस दिन से आपने काम शुरू किया उस वक्त जो हालात थे पोल्यूशन के, मुख्तलिफ तरह का जो पोल्यूशन है उस वाले वक्त में और आज जब आप काम कर रहे हैं इस वाले वक्त में आप क्या तब्दीली महसूस करते हैं? मेरे ख्याल से ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि 2016 से अभी तक तो 10 साल ही हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बस इतना फर्क है कि 2016 के अंदर जो AQI था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, वो 300-400 के आसपास था, बट आज का जो AQI है वो किसी से छुपा नहीं, वो 1500 प्लस है। तो मुझे नहीं लगता कुछ फर्क आया है। डेवलपमेंट हो रहे हैं और चीजें नहीं सुधर रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं और उसके बदले नए पेड़ नहीं लग रहे। अगर हमें पोल्यूशन को कम करना है, एयर पोल्यूशन कम करना है, तो हमको दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की जो खाली जगहों पर पेड़ जरूर लगाने चाहिए। वही एक हमारा मात्र सोच है। आप देखिए पहले क्या होता था कि दिल्ली की सड़कों पर जामुन के पेड़ लगे रहते जी, और जामुन का और बहुत सारी ट्रीज ऐसी है जो एयर पोल्यूशन को ऑब्जर्व करके उसको कम करती है। वो पेड़ नहीं है आप दिल्ली में, सब खत्म कर दिए जी। सब डेवलपमेंट के नाम पर। हम लोग सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं, लेकिन सतत विकास लक्ष्य कहाँ हो, इतने पेड़ कट रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा दिन प्रतिदिन। अब देखिए ना इतनी सारी चीजें हो रही। आप सही कह रहे हैं। जब मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक प्लान किया था, जो इंडिया गेट का सर्किल है और जो पूरा CP है उस पूरे रोड पे जामुन के पेड़ नज़र आते थे और आबादी इतनी नहीं थी, लेकिन विजन था उनके पास कि आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर पेड़ अब कहीं लगाए भी जाते हैं तो बेमकसद बेमतलब के वो पेड़ होते हैं जिनका रोड पर लगाने का कोई मकसद भी नहीं होता। पीपल होते थे, नीम खासकर हुआ करते थे। अब अगर पेड़ भी लगाए जाते हैं तो शायद उसको कहा जाए कि खाना पूर्ति है एक, कि ग्रीनरी दिखाने के लिए वो बिना मकसद के कुछ भी पेड़ लगा दिए जाते हैं। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप जब काम शुरू करते हैं अपना कहीं भी, तो वहाँ लोकल लेवल पे MLA काउंसलर्स का आपको किस हद तक सपोर्ट मिल पाता है या नहीं मिलता है? पहले शुरू में हम थोड़ा सा मिला था, बट अभी मतलब MLA काउंसलर से मिलता था, लेकिन अभी इस टाइम पे हमें काउंसलर जो हमारी है उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है जी। अगर हम उनसे कोई भी अपनी बात रखने जाते हैं, और हम सिर्फ पर्यावरण पे नहीं काम करते, हम और भी मुद्दे हैं जैसे सेफ्टी हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गया, तो उन मुद्दों पे भी लेकर हम लोग अपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें स्ट्रीट लाइट ठीक करवानी थी, तो हमने अपने काउंसलर को जाके एक लेटर दिया, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प करी और डिपार्टमेंट से बात करके 15 की 15 स्ट्रीट लाइट को उन्होंने ठीक करवा दिया। तो काउंसलर इज वेरी सपोर्टिव जो मेरे एरिया में, इवन जहाँ जहाँ हमारे युवा रहते हैं उधर के काउंसलर भी बहुत सपोर्टिव है। कुछ जगहों पर MLA ने भी सपोर्ट करा, लेकिन कुछ जगहों पर MLA अभी सपोर्टिव नहीं जी। तो ये सब चीजें हैं। और हम लोग जब भी बात करते हैं MCD के साथ, जो हमारे सैनिटेशन इंस्पेक्टर है, अभी कुछ दिन पहले ही हम अपने एरिया के सैनिटेशन इंस्पेक्टर ने हमको मीटिंग के लिए बुलाया था और जो एरिया की सैनिटेशन की रिगार्डिंग इशू है उस पर हमने बात करी। जो नालियां कैसे हम दोबारा बना सके, अगर नालियां कोई खुली है तो उसको कैसे हम ढक सकते हैं, और जो कूड़ा फैलता है मतलब जहाँ नहीं फैलना चाहिए उसको हम कैसे उठा सके, इस पर पूरी बात हुई और एक्शन प्लान बना और चीजें फॉलो अप हो रही है और चीजें हो रही है। तो काउंसलर एंड MCD के साथ थोड़ा सा हमारा पकड़ अच्छा है एंड वी आर डूइंग वर्क विद देम, और वो भी हमको अप्रोच करते हैं काम करने के लिए। और यस, अगर आप इस तरह के काम ना करें, आप जैसे लोग इस तरह के काम ना करें जो पोल्यूशन पे काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है अगले 20 साल की दिल्ली आपको कहाँ नजर आती है हर लेवल पर? सर अगर हम लोग इस मुद्दों पे काम न करें, पोल्यूशन जैसे मुद्दों पे काम न करें, प्लास्टिक जैसे मुद्दों पे, तो 20 साल तो मैं बहुत आपने ज्यादा बोल दिया, मैं आने वाले 5 साल हमारे लिए डिजास्टर होंगे। यू वॉन्ट बिलीव इस टाइम पे दिल्ली का हाल, जो NCR का हाल है, वो नरक से कम नहीं, नरक से कम नहीं। आज हमारे में किसी प्रोग्राम में आया था तो हमें
5 राज्य से हमारे साथी आए थे। वो कह रहे कि इतना पोल्यूशन तो हमारे इधर। हम जब उत्तराखंड जाते हैं तो देखते हैं कि क्या पोल्यूशन, उसका AQI क्या है, और हमारे दिल्ली का पोल्यूशन का AQI क्या है। तो 20 साल बहुत दूर की बात है, आने वाले 5-6 साल में इट गोइंग टू बी वेरी डिजास्टर अगर हम लोगों ने अभी से स्ट्रिक्ट प्लान, एक्शन और काम नहीं करा तो 1500 AQI कब 2000 कब 3000 में पहुंच जाए, नो डाउट, पता नहीं। अब देखिए, मेरे को ये सबसे बड़ी दुख की बात ये लगती है कि जब मैं स्कूल पढ़ा करता था, या मेरे जब मतलब और भी मेरे से बड़े जो स्कूल पढ़ा करते थे, तो उनको सिर्फ गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियां मिलती जी। और आज इस टाइम पर हमको पोल्यूशन की छुट्टी मिलती, हमको बारिश की छुट्टी मिलती। तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। पोल्यूशन की वजह से, बारिश की वजह से हमें बच्चों की जो पढ़ाई में जो गिरावट आ रही है, जो उनका विकास नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए दुख की बात। पर आने वाले 20 साल के अंदर, 20 साल में अब जो पूछा आपने उससे, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिजास्टर फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर पीपल। दिल्ली में अब एक जाहिर सी बात, इस पोल्यूशन की वजह से एक चीज़ और जो आपकी नज़र से चूक गई, आप के जहन से निकल गई, हमारे नाज़रीन को बताना, वो है पोल्यूशन की वजह से जो बच्चे हैं उनके लंग्स इफ़ेक्ट होना। और जो हर साल नवंबर से शुरू होकर और मार्च आते आते जो खासकर हमारा बुज़ुर्ग तबका है, वो उसमें बहुत सारी जानें चली जा रही हैं। इस पोल्यूशन की वजह से उनके लंग्स ख़राब हुए चले जा रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि 20 साल, तो मैंने जान के ये सवाल किया था 20 साल, ताकि आप उस बात को सही से हमारे नाज़रीन को बता सकें कि हम किस ख़तरे के मोड़ पे खड़े हैं। और हमें कुदरत भी और हालात भी लगातार इशारे दे रहे हैं कि अगर फ़ौरन नहीं संभले तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो ये शहर ही उजड़ जाए। आखिर में चलते चलते मैं आपसे बस एक और मैसेज हमारे जो नौजवान तबका है उसके लिए चाहूँगा, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही हमेशा से मैसेज रहता है, देखिए हमको घर से निकलना पड़ेगा। ये पर्यावरण, ये इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, ये जलवायु सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। अगर ये है तो हम, और हमको चाहे हम छोटे स्तर पे लें, चाहे हम एक ही स्टेप लें, चाहे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना ही करें, चाहे हम एक पटाखा एक दिवाली पे ना जलाएं, ये हमारे पर्यावरण को बचा सकता है। और पटाखे जलाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, नदी के अंदर कूड़ा फेंकना, यमुना के अंदर कूड़ा फेंकना, ये हमारी संस्कृति नहीं है और हम इसके लिए नहीं बने। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप लोग घर से निकलिए और एक स्टेप पर्यावरण के लिए लीजिए, और खासकर आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई करेंगे तब जाके हम पर्यावरण के लिए बचा सकते हैं, क्योंकि जल है, जीवन है, सही बात, और पर्यावरण है तो हम। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लखिंदर जी, आपने जो हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, छोटा प्रोग्राम है, इतने कम वक्त में आपकी कारकर्दगी, आपकी खिदमत, आपके काम नहीं बताए जा सकते, नहीं गिनाए जा सकते। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हैं। हमारे मुख्तलिफ़ तरह के गेस्ट आते हैं इस शो में कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, कम्युनिटी को फ़ायदा हो, हमारे देश को फ़ायदा हो। शाहजहाँ ने जब आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी थी तो उसने वो जो शहर बनाया था वो वर्ल्ड का टॉप क्लास वेल मैनेज शहर बनाया था, जिसमें नदियाँ, जिसमें अंदर छोटे छोटे नदियों के ज़रिए पानी सिस्टम, कैनल सिस्टम, सब कुछ मौजूद था। और उस 450 साल पहले की दिल्ली और आज जब हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, सारी ताकत है, पैसा है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पहुंच है, और आज की दिल्ली में हम फ़र्क ज़रूर महसूस कर सकते हैं। एक मैसेज और मैं दिल्ली वालों को देना चाहूँगा कि देखिए, दिल्ली तो सबकी है, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, कहीं के भी बसने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आपके बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, आप खुद काम दिल्ली में करते हैं, तो इसको एक टापू की तरह ना समझें कि हमारा घर द्वार तो कहीं दूसरी स्टेट में, या तो सिर्फ हम कमाने आए हैं। इसको जैसे चाहे वैसे यूज़ करें, इसका मिसयूज़ करें, ऐसा नहीं करके हमें ध्यान रखना चाहिए। इस शहर को हमें सही से संजोना है, सही से इसको खूबसूरत दिखाना है। इसी शहर की आबो हवा में हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे घर के लोग सांस लेते हैं, तो इसका हम तहफ़्फ़ुज़ करें, इसकी हिफाजत करें, और इस शहर को भी अपने ही उस शहर की तरह समझे जहाँ हम पैदा हुए और पले बड़े। लखिंदर जी, हमारे शो में आप तशरीफ़ लाए, हमारे नाजरीन को, व्यूवर्स को इतनी अच्छी बातें बताई, कीमती बातें बताई जो देश हित में भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद जी। तो नाजरीन, ये थे लखिंदर जी। मुझे उम्मीद है कि ये एक मुख्तलिफ शो था। जो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हों, आपको इस बात से ज़रूर अंदाज़ा लग जाएगा कि आज जो दिल्ली के हालात हैं इतने ख़तरनाक मोड़ पर हैं कि वहाँ हर साल हज़ारों जानें चली जा रही हैं सिर्फ इस पोल्यूशन की वजह से। तो आप जिस भी स्टेट में हैं, अपने यहाँ का तहफ़्फ़ुज़ करिए, हिफाजत करिए, घर से करिए, गली से शुरुआत करिए और अपने स्टेट लेवल तक मेहनत करिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।